एक बहुत ही शातिर किलर 200 से भी ज्यादा किलिंग करके पूरे अमेरिका में सनसनी मचा देता है और अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ता। इस केस को सॉल्व करने में कई ऑफिसर्स की नींद हराम हो जाती है। खूनी पकड़ा जाता है या नहीं, ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम दिखते हैं अमेरिका के लोग न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसको ये पार्टी मंजूर नहीं थी, इसलिए वो मजा खराब करने के लिए पूरे शहर में लाशें बिछा देता है। उसका निशाना इतना एक्यूरेट था कि बेजा खोपड़ी से बाहर या दिल छाती से बाहर। एंजॉय तो अब दूर की बात थी, लोग अपनी जान बचाते फिर रहे थे। थोड़े ही देर में पूरे शहर में मातम छा जाता है। पटाखों की आवाज की जगह पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देती है। ये है मूवी की मेन कैरेक्टर एलिनर। ये एक पुलिस वाली है। ये अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है। जिस बिल्डिंग में मर्डर हुआ था वहां से लेजर लगाकर चेक किया जाता है और पता लगता है कि किसी एक बिल्डिंग के रूम से बैठकर सभी निशाने लगाए गए थे, लेकिन तभी अचानक उस रूम में विस्फोट हो जाता है, यानी सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। अब तो इस शहर की धड़कनें और भी सहम जाती हैं। एलिनर भागकर उस बिल्डिंग की तरफ जाती है। बिल्डिंग के लोग भागकर बाहर आ रहे थे। फिर एलिनर अपने साथी पुलिस ऑफिसर को कहती है, तुम बाहर आने वालों की वीडियो बनाओ, हो सकता है इन्हीं में से कोई किलर हो, इससे हमें पकड़ने में मदद मिलेगी। फिर वो सीढ़ियों के रास्ते उस बिल्डिंग में ऊपर जाती है। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो थक जाती है और मास्क ना होने की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी होती है। फिर उस रूम में जाकर वो ताज़ी हवा लेने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। फिर FBI ऑफिसर जैक उसकी हेल्प करता है और उसे मास्क देता है। तभी वहाँ पर उन सब का सीनियर ऑफिसर लैंडमार्क आ जाता है। ये बंदा अपने काम को लेकर सीरियस था। वो बाथरूम से सैंपल लेने को कहता है और एलिनर को वहाँ से बाहर जाने को कहता है और एलिनर को डांटता है। वो कहता है, तुम यहाँ बिना मास्क के खुद का और हमारा वक्त बर्बाद करने आई हो। अगले दिन ऑफिस में लैंडमार्क अपने सभी साथियों को बोलता है, अगले कुछ घंटों में आप सबके टेबल सही और फेक एविडेंस से भर जाएंगे, लेकिन आप लोगों को सूझबूझ से सही और गलत का फैसला करना होगा। किलर बाहर आज़ाद घूम रहा है और उसने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा। हो सकता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक हो या हो सकता है वो पागल हो। इतने बड़े काम को अंजाम देना, एक भी सबूत ना छोड़ना किसी पागल का तो काम नहीं है। उसे किसी और रिलीजियस से मत जोड़ो, इसके बजाय ये पता लगाओ कौन उसके सबसे ज्यादा करीब है, किसने उसे गन चलाना सिखाई है और किसने उसे बेची है। मुझे पूरा यकीन है वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिनर किचन में थी। उसका साथी कहता है कि ये लोग इविल ही पैदा होते हैं। एलिनर कहती है कि मेरा उसे देखने का नजरिया थोड़ा अलग है और तभी मार्क आ जाता है। वो पुलिस वाले को बाहर भेजकर एलिनर से उसका नजरिया पूछता है। एलिनर कहती है कि वो आदमी तबाही की तलाश में नहीं बल्कि सुकून की तलाश में आया था। वो ये काम फिर से करेगा क्योंकि उसे ऐसा करके अच्छा लगा। अगर अच्छा ना लगता तो वो 29 लोगों को ना मारता बल्कि एक दो पर ही रुक जाता। फिर मार्क पूछता है 50-60 लोगों को क्यों नहीं मारा। एलिनर कहती है जिस तरह खाना खाकर हमारा पेट भर जाता है इसी तरह उसका मन भर गया होगा और हमें भूख दोबारा जरूर लगती है। लैंडमार्क एलिनर से इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन लैंडमार्क सुबह 6 बजे उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है। उसने वहाँ जैक को भी बुलाया था। एलिनर पूछती है, क्या मैं ब्यूरो के लिए काम कर रही हूँ या आपके लिए। लैंडमार्क कहता है कि मेरे ऊपर सीनियर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है। कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं और मुझे अपनी मर्जी का काम भी नहीं करने देते। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को जो कुछ भी पता लगे सबसे पहले मुझे बताओ। फिलहाल तो मुझे आप लोगों से ज्यादा समझदार कोई नजर नहीं आ रहा। अगले दिन सब ऑफिस में इस केस पर बातचीत करते हैं। लैंडमार्क कहता है कि हमें पिछले 6 महीने का डेटा इकट्ठा करना होगा। किसने उस बिल्डिंग में पेंट किया, उस रूम के गेट पर कौन सी कंपनी का ताला लगा है, कौन वहाँ सर्विस बिल देने आता है और कौन कौन वहाँ रहता है, सबकी जांच करनी होगी। फिर जैक बताता है कि वहाँ केबल, वाईफाई, टेलीफोन कुछ भी नहीं है और लॉकडाउन में ही वहाँ के मालिक ने पेंट करवाया था। इंस्पेक्टर मार्किन बताता है कि किलर के पास एक चाबियों का गुच्छा था क्योंकि लॉक के ऊपर हमें बहुत से स्क्रैचेस मिले हैं। गन की बुलेट से हमें ये अंदाजा हुआ है कि किलर के पास
SM-21 स्नाइपर है। अगर ये गन हुई तो हमें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये गन डेटाबेस से भी पुरानी है। पहले ये गन मिलिट्री में यूज होती थी। जब वेपन्स ज्यादा पुराने हो जाते थे तो उनमें से छांट कर खराब हालत वालों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था और बाकी के बचे कुछ वेपन्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया जाता था। लेकिन माँ कहता है कि किसी को कुछ भी पता चले तो वो सबसे पहले मुझे बताए। वहाँ से जाने के बाद एलिनर जैक से पूछती है कि लैंडमार्क किसी के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करता। जैक बताता है कि हर ऑफिसर उसके काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। फिर लैंडमार्क जैक और एलिनर को मुर्दा खाने ले जाता है और दोनों से उनकी राय पूछता है। जैक कहता है कि सभी निशाने सर और छाती पर लगे हैं, ऐसा मैंने फौज में ही देखा है। हो सकता है कि वो कोई रिटायर्ड फौजी हो। तभी उनके पास एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि फ्रैंक को मुजरिम मिल गया है। फिर वो तीनों उस जगह पर जाते हैं। लैंडमार्क फिर फ्रैंक से पूछता है, तुम बिना इन्वेस्टिगेशन किए ऐसा कैसे कर सकते हो? फ्रैंक बताता है कि मैंने जांच की है। उसने छोटी उम्र में ही स्कूल जाना छोड़ दिया। उसने अपने अंकल से गन चलाना सीखी है और इसके बाहर की एजेंसी के साथ भी ताल्लुकात पाए गए हैं। जब हमने इससे पूछताछ करना शुरू की तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सभी को जान से मारने की धमकी देने लगा। और क्या सबूत चाहिए इसके खिलाफ? फिर जब पुलिस वाले इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेता है। लैंडमार्क फ्रैंक को कहता है, हथियार तो छोड़ो, तुम्हें एक गुलेल तक नहीं मिली। अब तुम कबूल कर लो कि तुमने एक बच्चे की जान ले ली है। फिर वो अपने ऑफिस में कुछ लोगों को बुलाता है ताकि उनसे कुछ पूछताछ कर सके, लेकिन उनसे बातचीत करने पर इन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन एलिनर को पेंटर पर शक हो जाता है जो अपने बच्चे को लेकर आया था, लेकिन ये सब शक ही था, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिर एलिनर की बिल्डिंग में कंप्यूटर की फुटेजेस देख रही होती है। तभी उसी के बाथरूम की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है जो उन्होंने बिल्डिंग में से लिया था। लैंडमार्क उस वक्त फोन पर बात कर रहा था, इसलिए एलिनर उसे नहीं बता पाती और अपने सबूतों में शामिल कर लेती है। फिर वहाँ लैंडमार्क आता है और कहता है कि तुम्हारे पास वो डिग्री नहीं कि तुम ये लेटर पढ़ सको, और उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते वक्त लैंडमार्क एलिनर को डिनर पे चलने के लिए कहता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर पर उसे बताता है कि मैं जो भी महसूस करता हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। हर ऑफिसर मेरी मेहनत का खुद का लेबल चिपकाना चाहता है और अगर मैं मुजरिम को पकड़ने में नाकाम हुआ तो नाम सिर्फ मेरा बदनाम होगा। इसलिए मैं तुम्हें अगर गुस्से में डांट भी दूं तो प्लीज तुम दिल पर मत लेना। अगले सीन में हम देखते हैं मॉल के अंदर एक आदमी खुद के लिए अपने कपड़े ट्राई कर रहा था। तभी कोई उसके कपड़े चुरा कर ले जाता है। फिर वो स्टाफ को कंप्लेन करता है। बहुत बदबूदार इंसान बाथरूम में जाकर खुद को ड्राई क्लीन करता है और इसकी हरकत को देखकर एक आदमी बाहर सफाई करने वाले को शिकायत करता है और कहता है, इस तरह के लोग मॉल में आए अच्छा नहीं लगता, हटाओ इसे। फिर दो गार्ड उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आदमी वहां से निकलकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और किसी के बचे हुए खाने में से नॉन वेज हटाकर खाने लगता है। तभी गार्ड्स उसे ढूंढते हुए वहां भी आ जाते हैं और उसे अपना बैग चेक कराने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आदमी मॉल में भी तबाही मचा देता है। उस वक्त एलिनर फायर आर्म्स शॉप पर छानबीन कर रही थी। वो बूढ़ा बताता है, मैंने काफ़ी अरसों से SM-21 स्नाइपर राइफल नहीं देखी, लेकिन बहुत आला गन थी, लोड करने में भी आसान, इजी टू क्लीन और स्टैंडर्ड एमो, बिल्कुल 1853 में बने रॉयल एनफील्ड की तरह। फिर वो उसके सभी कस्टमर की लिस्ट मांगती है। तभी उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उससे पता चलता है कि एक मॉल में बहुत बड़ी वारदात हुई है। जब एलिनर वहां जाती है तो सभी ऑफिसर उस वक्त CCTV फुटेज देख रहे थे। उन्हें पता चलता है कि बाथरूम से बाहर आकर उसने अपनी शर्ट को डस्टबिन में डाला है। फिर जैक वहां जाता है तो पता चलता है कि इस इंसिडेंट के थोड़े देर पहले डस्टबिन को ट्रक में खाली कर दिया गया था। फिर लैंडमार्क एलिनर और जैक को उस ट्रक के पीछे भेजता है। तभी वहां पर लैंडमार्क का सीनियर ऑफिसर नेथन आ जाता है और एलिनर उससे कहती है कि आप अपनी दवाइयां ले लो, आपके ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है। फिर एलिनर और जैक जंकयार्ड में जाते हैं जहां वो ट्रक पलटा गया था। उसके अंदर से किलर के कपड़े ढूंढने लगते हैं। उधर नेथन ने लैंडमार्क के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया था कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैक और एलिनर भी किलर के कपड़े ढूंढ के ले आते हैं। फिर लैंडमार्क अपनी टीम से पूछता है, क्या किसी को कोई ऐसी दुकान मिली जहां से उसने हथियार खरीदे हों? एलिनर कहती है, उसे हथियार विरासत में भी तो मिल सकते हैं। तभी जैक के मोबाइल पर उन्हीं कपड़ों की रिपोर्ट्स आ जाती है जिसमें लिखा था कि उसकी शर्ट पर डैंड्रफ जैसी कोई चीज पाई गई है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं है। ये उन लोगों के दिखाई देती है जिन लोगों के ऊपर गहरी चोट लगी है। तभी वहाँ पर एक जिम्मेदार का फोन आता है। वो लोगों पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी हैं, अगली बारी तुम सब की होगी। फिर जैक बताता है कि हमने उसका फोन ट्रैप कर लिया है। फिर पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हें पकड़ने जाती है। एलिनर लैंडमार्क को कहती है, मुझे ये किलर नहीं
लगते। अगर मैं होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। लैंडमार्क कहते हैं मुझे जैसे ऑर्डर मिले हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ और तुम ऑर्डर्स को फॉलो करो। फिर उन गुंडों की कार एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहाँ एक और वैन आती है। लैंडमार्क उस टीम के साथ कार में बैठा था। फिर 4 आदमी निकलकर स्टोर में जाते हैं। एलिनर और जैक उनके पीछे पीछे अंदर स्टोर में जाते हैं। जितने भी लोग उस स्टोर में मौजूद थे सभी को वो बाहर भेजते हैं। उन गुंडों को इन पर शक हो जाता है और आपस में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग से एक पुलिस ऑफिसर और 3 गुंडे मारे जाते हैं, लेकिन चौथा गुंडा कहता है कि हमने तो सिर्फ मजाक किया था, जो हमें बहुत महंगा पड़ गया। अब अगले दिन लैंडमार्क से जवाब मांगा जाता है। वो कहता है कि हम सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हम पर फायरिंग करना शुरू कर दी। लैंडमार्क ने अपनी पूरी सफाई दी, लेकिन फिर भी उसको सस्पेंड कर दिया गया। उस रात एलिनर, जैक और लैंडमार्क खूब शराब पीते हैं। लैंडमार्क के साथ जो भी हुआ उसके लिए उन्हें बहुत दुख होता है। लैंडमार्क कहता है कि उन्होंने मुझे यूज़ किया। सब अफसर हमेशा यही तो करते हैं, अपने से छोटों को यूज़ करो और मक्खे की तरह बाहर निकाल कर फेंक दो। लैंडमार्क की 30 साल की नौकरी का आज इसे इनाम मिल गया था। आज जो कुछ भी हुआ उसने एलिनर के दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डाला। वो एक पल के लिए भी अपने दिमाग को आराम नहीं दे पाई और अपने ही बिहाफ वो एक आदमी के पास जांच करने के लिए पहुंच गई। ये वही पेंटर था जो उस दिन अपने बच्चों को लेकर आया था। पहले तो वो एलिनर को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब उसकी वाइफ डांटती है कि तुम इन्हें सच क्यों नहीं बता देते, फिर वो सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलिनर लैंडमार्क को भी बुला लेती है। वो आदमी बताता है कि मैं पेंट का काम करता हूँ और अक्सर एक से ज़्यादा काम पकड़ लेता हूँ। फिर जिन जगहों पर देख रेख पर मालिक नहीं होता वहाँ ऐसे आदमी काम करने के लिए लगा देता हूँ जो सिर्फ खाने के बदले ही काम कर देते हैं। जब मैं उस बिल्डिंग में काम कर रहा था तो मुझे डीन नाम का एक आदमी मिला। वो खाने में नॉन वेज नहीं खाता था। उसने बताया कि जब से उसने बचत खाने में काम किया है तब से उसे नॉन वेज से नफरत हो गई है। मैंने ये सब इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि मैं फैमिली मैन हूँ और अरेस्ट होने से डर गया था। फिर वहाँ एक स्केच बनाने वाले को बुलाया जाता है। वो इस पेंटर से पूछ कर डीन का स्केच तैयार कर देता है। उस एरिया में 3 बचत खाने थे। वो स्केच लेकर तीनों बचत खाने में पता लगाते हैं। एक बचत खाने में उन्हें रमोना नाम की लेडी मिलती है जो डीन को जानती थी। वो उन्हें उसकी माँ का एड्रेस दे देती है। अब उनके पास किलर का नाम भी था और एड्रेस भी। एलिनर पता कर लेती है कि उसके फादर फौज में हथियारों के डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। उन्हीं ने डीन को गन चलाना सिखाई और उन्हीं से डीन को हथियार मिले। फिर डीन की माँ के घर पहुंच जाती है। एलिनर जैक को फ़ोन करने को कहती है, लेकिन लैंडमार्क मना कर देता है। वो कहता है कि उन्होंने उसे लात मारकर बाहर फेंका है। अब इस केस को मैं खुद सॉल्व करूँगा ताकि अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पा सकूँ। तभी वहाँ डीन की माँ आती है। पहुँचने पर वो बताती है कि मैंने काफ़ी लंबे अरसे से डीन को नहीं देखा। लैंडमार्क कहता है कि अगर आप हमारी हेल्प करोगी तो हम सब ये होने से रोक सकते हैं। वो बताती है कि मैंने कभी अपने बेटे को खुश नहीं देखा। वो बचपन से ही खाली घर ढूंढता है और वहीं सोता है। वो मांग कर खाना खा लेता है। जब वो पैदा हुआ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो एक नॉर्मल बच्चा था। एक दिन वो अपने फादर के टारगेट इकट्ठे करने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके फादर को पता नहीं था कि वो अभी भी वहाँ है। और जब वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक गोली उसके सिर में लग गई। उससे ठीक होने में 6 साल लग गए। बस उसके बाद से ही वो ऐसा हो गया है। उसे ऊंची आवाज़ और तेज़ रोशनी पसंद नहीं है। तभी एलिनर की नज़र बाहर सूख रही शर्ट पर पड़ती है और फिर उसे दूर बने एक घर में किसी होने का एहसास होता है। और तभी एक गोली लैंडमार्क को लगती है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। फाइनली उसे अपनी ड्यूटी से और अपनी फ़र्ज से आज़ादी मिल गई। डीन की माँ कहती है, हिलना मत वरना वो तुम्हें भी गोली मार देगा। फिर वो एलिनर का फ़ोन और उसकी गन डीन के पास लेकर जाती है और उससे कहती है कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई है, या तो तुम उनके साथ जाओ या मेरे साथ आओ। ये कहकर वो खुद को शूट कर देती है। एलिनर पूरी तरह से डरी हुई थी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन तभी डीन अपनी राइफल लेकर एलिनर के पास आता है और कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम कहोगी मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ और मैं मान जाऊँगा। मुझे भी पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए थे। मैंने 200 से भी ज़्यादा लोगों को मारा है। एलिनर कहती है कि अगर हम तुम्हें मारने आते तो पूरी फोर्स को लेकर आते, हम तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए आए थे। अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम सरेंडर कर दो और जेल जाकर सबको बताओ कि इस रास्ते पर कुछ नहीं रखा। पर डीन कहता है कि कुछ बेवकूफ़ लोग गोश्त खाते हैं।
नशा करते हैं, आतिशबाजियाँ करते हैं, क्या मिलता है उन्हें ये सब करके। ये लोग ऐसा करके मेरे जैसे पीसफुल लोगों का सुकून ख़त्म कर देते हैं। उनकी वजह से आसमान पे तारे भी नहीं दिख पाते। ये लोग बेवजह चीज़ें बर्बाद करते हैं जो उनकी है ही नहीं। जानवर, ये आसमान, ये सब क्या उनके बाप का है? लेकिन अब ये सब कुछ करके मैं थक गया हूँ और सोच रहा हूँ कि खुद को गोली मार दूँ। लेकिन तुम मुझे वादा करो मेरी डेड बॉडी न्यूज़ में नहीं आएगी, गैसोलीन से मेरी और मेरी माँ की बॉडी जला दोगी। एलिनोर हाँ कर देती है, लेकिन इतने में वहाँ और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और डीन एलिनोर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वो उसे सामने वाले घर की बेसमेंट में ले जाकर उसे बांध देता है। उस जगह पर 2 पुलिस वाले आए थे, लेकिन डीन उन्हें शूट कर देता है। मरने से पहले उसमें से एक पुलिस वाला बैकअप बुला लेता है। फिर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। एलिनोर उससे समझाती है कि अब भी वक्त है, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वो 2 बॉम्ब लेकर बाहर जाता है और उन्हें बाहर फिट कर देता है और वो उसका रिमोट उठाने के लिए अंदर आता है। तो एलिनोर फिर से उसे समझाती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो उसके गले पर काट लेती है। डीन बटन दबाकर डिस्पोज कर देता है और एलिनोर को बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। फिर एलिनोर खुद को छुड़वा लेती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर जैक उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि लैंडमार्क ने मुझे रोक लिया था। डीन चलते चलते बहुत दूर तक चला गया था और फिर सभी पुलिस वाले उसे पूरे एरिया में छान मारते हैं। डीन थक कर एक बिल्डिंग का सहारा लेकर वहाँ बैठ जाता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपनी गन निकालता है और सभी पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं। अब फाइनली 200 से भी ज़्यादा लोगों को मारने वाला हत्यारा मारा जा चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर एलिनोर को एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा था कि इस केस में जो कुछ भी हुआ सब क्लासिफाइड रहेगा और ये केस बीपीटी और ब्यूरो ने मिलकर सुलझाया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा साथ दिया है और डीन के घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी। एलिनोर ने जो भी किया उसके बदले में एक परमानेंट जॉब दी जाएगी। और फिर एलिनोर पूछती है, क्या ये मेरे चुप रहने और लैंडमार्क की जान की कीमत है? ये कहकर एलिनोर उनकी ये ऑफ़र ठुकरा देती है और एग्रीमेंट पे साइन नहीं करती। फिर ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। एलिनोर कहती है कि मैं चाहती हूँ आप लैंडमार्क का खोया हुआ रुतबा वापस लौटाएं और उसकी बॉडी को पूरी इज्जत के साथ सलामी दें और उसकी पूरी पेंशन को उसकी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। और मैं स्पेशल एजेंट बनना डिज़र्व करती हूँ। नीथन उसकी दोनों ही शर्तें मान जाता है। फिर वो पेपर्स पे साइन करके उन्हें देती है। उन दोनों के जाने के बाद चीफ जेसन एलिनोर को कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, इस मूवी से आपको क्या मैसेज मिला? क्या डीन ने जो बातें कही थी वो क्या सही थी? क्या लैंडमार्क अपने काम के साथ सिंसियरिटी के बदले मौत डिज़र्व करता था? क्या एलिनोर अपने बॉस लैंडमार्क के लिए सही डिसीजन लिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।